वो लोग आज के टाइम पे इंजीनियर्स हैं जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, आज के टाइम पे वो लोग सीसेट में फेल हो रहे हैं। और सीसेट इतना ट्रिकी हो गया है कि आई थिंक ये चाहे वो मैथमेटिकल बैकग्राउंड हो या ना हो, सबको पढ़ना पड़ता है। खुद को अपनी प्रिपरेशन में बहुत अंडर एस्टिमेट किया कि मैंने ये बहुत बड़ा सोच लिया यार, मुझसे कभी नहीं होगा। तो बार बार रिवाइज करो। मैंने अपनी बुक्स को बहुत बार रिवाइज किया था। लाइक मैंने लक्ष्मीकांत को आई थिंक अराउंड 30 बार तो कम से कम कर रखा है मैंने उसको, 30-35 बार। कोई और रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना है। तो आई पर्सनली यूज्ड न्यूज़पेपर एंड PT 365, और मैं आप लोगों की भी यही सजेस्ट करूंगी कि रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए प्लीज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो सर हमारे साथ हैं वंदना मीना मैम, जिनका 331 रैंक के साथ UPSC में सिलेक्शन हुआ है। मैम का ये सेकंड अटैम्प्ट था। मैम का जो ऑप्शनल है वो ज्योग्राफी था। तो मैम की हम स्ट्रैटेजी जानते हैं, क्या उनका बुक लिस्ट रही, कैसे उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की जिससे उनका फाइनल लिस्ट में नाम आया है। तो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। मैम सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए मैम। जी, बेसिकली मैंने अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड में पहले PCM भी लिया था 11th और 12th में। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन मैथ्स ऑनर्स से करी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC। राइट मैम। सो मैम जैसे कि आपने मैथ्स ऑनर्स किया है मैम, और साइंस बैकग्राउंड से हो, डायरेक्ट आप ह्यूमैनिटीज़ जैसे बैकग्राउंड, मतलब मैक्सिमम सब्जेक्ट आपको यही पढ़ने को मिलते हैं। तो मैम वो कैसे स्टार्ट किया आपने UPSC की प्रिपरेशन को? डेफिनेटली ये चीज़ होती है कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड होते हैं, बैकग्राउंड वाले होते हैं, उनके पास एक एज होती है। बट हम जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं या फिर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से जैसे मैं आई थी, तो इनिशियली हमें बहुत ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें हमें याद नहीं होंगी। जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, डेट्स वगैरह रिमेंबर करनी पड़ती है। तो उस टाइम पे हमें ऐसे लगता है कि ये चीज़ें तो हम कभी याद ही नहीं कर सकते हैं। तो देयर इज ऑलवेज दैट फियर इन द माइंड कि ये चीज़ें सिर्फ आर्ट्स बैकग्राउंड वालों के लिए होती है। बट आई थिंक धीरे धीरे हम वो ओवरकम कर लेते हैं अगर हम कंटिन्यूअस अपनी स्टडीज में रहे तो। राइट मैम। सो जैसे कि मैम आपने हिस्ट्री का जिक्र किया, तो मैम एक मीम भी वायरल है, कोई स्टूडेंट पढ़ता रहता है राजा महाराजाओं के बारे में कि वो इससे बैटल करता रहा, इससे बैटल करता रहा तो वो कुछ ऐसा मीम टाइप का। तो मैम इनके नाम्स वगैरह याद करने में, जैसे आपने बताया डेट वगैरह, तो क्या टेक्निक्स अपनाते थे मैम? सबसे पहले तो मतलब कीप रीडिंग एंड रिवाइजिंग द थिंग्स। कितनी बार भी, जैसे कि 10 बार, 20 बार, 30 बार। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि इतनी चीज़ें याद करने के बाद भी 2 या 3 चीज़ें ऐसी होती है जो छूट जाती है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि जैसे प्रीलिम्स में स्पेसिफिक पूछते हैं, तो प्रीलिम्स से पहले सिर्फ उन चीज़ों को एक पेपर पे लिख लीजिए, या तो बुक के ऊपर पेस्ट कर लीजिए, या सेपरेट उसको रोज रीड करिए। तो ऐसे होता है कि उसमें वो चीज़ें भी फिर याद आ जाती है। व्हाट आई यूज्ड टू डू ड्यूरिंग प्रीलिम्स है कि याद करने के लिए मैं अपने हाथों पे लिख लेती थी चीज़ों को। तो अगर मैं वॉशरूम जा रही हूँ या फिर खाना खा रही हूँ तो मैं बैठे बैठे देखती रहती थी कि मैंने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। तो आई थिंक वो चीज़ें रिटेन हो जाती है इंसान को। राइट मैम। सो मैम बात करें प्रीलिम्स एंड मेंस, तो मेजर कहते हैं कि इंटीग्रेशन प्रिपरेशन करनी चाहिए, फिर अलग अलग। देन जब आपने स्टार्ट किया तो कैसे किया मैम, कि साथ में प्रिपरेशन करते गए या फिर अलग अलग किया? बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा जो फोकस था वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड था। बट एक पॉइंट पे समझ आ गया था कि हमें मेंस को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, वरना ये बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा पोस्ट प्रीलिम्स। तो मैंने क्या किया था कि मैं अपना प्रीलिम्स पढ़ रही थी, साथ ही साथ मैंने अपना ऑप्शनल उठा लिया था। तो इट वॉज लाइक कि मैं अपना ऑप्शनल ऑलमोस्ट 70% मैंने प्रीलिम्स से पहले कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जब मेरा प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद मैंने अपना मेंस के जो GS के 4 पेपर होते हैं वो कंप्लीट किए, अलॉन्ग विद दैट ज्योग्राफी का रिवाइज किया, और जो 30% लेफ्ट था वो किया। तो आई थिंक द बेस्ट थिंग टू डू इज कि या तो आप प्रीलिम्स से पहले प्रीलिम्स को पढ़िए और मेंस का एक पार्ट या तो ऑप्शनल या GS पार्ट पढ़िए, ताकि आपको उतना बर्डन पोस्ट प्री फील ना हो। राइट मैम। ओके, सो मैम जैसे कि आपने अभी ऑप्शनल के बारे में बताया, तो मैम आपने मैथमेटिक्स से किया है, तो डेफिनेटली एक मिथ टाइप की चीज़ें भी चलती है कि जिससे आपने ग्रेजुएशन किया है वही नॉर्मली आपको ऑप्शनल में रखना चाहिए, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होती है। और मैम देखा जाए तो मैथमेटिक्स जैसे ऑप्शनल में शॉर्ट अगर आप सही करके आ रहे हो तो मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो मैम फिर आपने मैथमेटिक्स ऑप्शनल क्यों नहीं लिया, ज्योग्राफी की तरफ आप क्यों? बेसिकली
जब मैंने ऑप्शनल चूज किया था तब मुझे पता नहीं था कि मैथमेटिक्स भी एक ऑप्शनल होता है यूपीएससी में। तो इसीलिए मेरे को किसी ने बोला था कि ज्योग्राफी जो है आजकल अच्छा स्कोर कर रहा है और एक अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो ये ले सकते हो। तब जाके फिर मैंने इंस्टेंटली ज्योग्राफी ले लिया था, क्योंकि और मैंने उसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इन्वेस्ट कर दिया था। लाइक मैंने उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी एडमिशन ले लिया था, उसके अलावा मैंने उसकी बुक्स वगैरह खरीद ली थी। तो इतना करने के बाद मुझे पता चला कि ओके मैथ्स भी एक ऑप्शनल है, बट आई थिंक उस डिसीजन से रिवर्ट बैक करना मेरे लिए डिफिकल्ट था। और फिर धीरे धीरे मुझे ज्योग्राफी में इंटरेस्ट भी आने लग गया था, तो मेरे को लगा कि क्यों ना मैं इसी ऑप्शनल में मेहनत करूँ, आ सकते हैं मार्क्स, क्यों नहीं आएंगे। तो और द मेन थिंग इज ऑप्शनल में कि सारे ऑप्शनल अच्छा स्कोर करते हैं अगर आप मेहनत करो तो। मेरे 280 आए हैं, तो अगर मेरा बैकग्राउंड नहीं था ज्योग्राफी में, तो ये मेरी मेहनत का ही नतीजा है कि मेरे 280 के अराउंड आए हैं ज्योग्राफी में। ओके, सो मैम वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स से अगर देखा जाए तो मैम ज्योग्राफी के लिए स्पेशली आप कितना टाइम देते थे अपनी प्रिपरेशन के दौरान? बेसिकली जैसे मैं पूरे दिन में क्या करती थी कि 4 से 5 घंटे एटलीस्ट मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल को देती थी। जैसे मोस्टली क्या होता था कि मेरे रूटीन में शाम के 5-6 बजे तक मेरा जीएस चलता था, न्यूज़पेपर चलता था, उसके बाद और चीज़ें, और शाम के फिर 5 या 6 बजे के बाद में मैं अपना ऑप्शनल 11-12 बजे तक पढ़ती थी। इतना मैं अपना टाइम देती थी नॉर्मली डेली बेसिस पे। ओके, सो क्या लगता है मैम, जैसे ज्योग्राफी हो जाता है, हिस्ट्री हो जाता है, पॉलिटी हो जाते हैं, ये जो मैम अगर जो लोग ऑप्शनल टाइप रखते हैं मैम, तो डेफिनेटली उनका जीएस का उसमें सपोर्ट मिलता है, प्रीलिम्स में मिलता है, तो आपको कितना हेल्पफुल रहा? आई थिंक डेफिनेटली हेल्प मिलता है, क्योंकि ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है। मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो मुझे जो जीएस 1 में जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। मेरा पूरा ज्योग्राफी में वो ऑलरेडी था, तो आई थिंक वहाँ पे हेल्प करता है। जिनका हिस्ट्री होता है उनको जीएस 1 का जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती है। सिमिलरली जिनका पीएसआईआर होता है उनके लिए जीएस 2 में हेल्प होती है, तो इकोनॉमी होता है उनके लिए जीएस 3 में हेल्प होती है। तो आई थिंक इस तरह से एक बेनिफिट तो मिलता है। देखिए, ओके, सो मैम जैसे कि सीसेट होता है, सीसेट में नॉर्मली स्टूडेंट्स कहते हैं मुझसे कि हमारा जीएस में तो हो रहा था, सीसेट की वजह से प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो मैम आपका मैथमेटिक्स जैसे बैकग्राउंड था और मैथमेटिक्स भी ठीक ठाक आता है सीसेट में, सॉरी, और मैम आप इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कि इंग्लिश बन जाएगा एक पासिंग लायक। तो मैम सीसेट को आपने पढ़ा है, टाइम दिया है उसको, या फिर ठीक है हो जाएगा, मेरा तो मैथमेटिक्स हो रखा है ग्रेजुएशन? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग आज के टाइम पे इंजीनियर्स हैं, जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, आज के टाइम पे वो लोग सीसेट में फेल हो रहे हैं। और सीसेट इतना ट्रिकी हो गया है कि आई थिंक ये चाहे वो मैथमेटिकल बैकग्राउंड हो या ना हो, सबको पढ़ना पड़ता है। मैंने खुद ने पर्सनली सीसेट को बहुत टाइम दिया है, मैं आपको बता रही हूँ। मैं हर संडे टू संडे अपना सीसेट के लिए रखती थी स्पेसिफिकली, जिसमें मैं अपना रीजनिंग और मैथमेटिक्स सॉल्व करती थी, क्योंकि जो मेरा मैथमेटिकल बैकग्राउंड है वो थोड़ा अलग है, और जो यूपीएससी के सीसेट में मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े एसएससी वाले आते हैं, और अब आई थिंक आने लग गए हैं, तो आई थिंक उसको टाइम देना पड़ता है। तो मैंने भी हर संडे टू संडे में टाइम देती थी। उसके अलावा जब जैसे कि प्रीलिम्स नज़दीक आ गया है, तो मैं पूरे जैसे 1 महीने पहले से क्या करती थी कि जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको डेली बेसिस पे सॉल्व करती थी। कम से कम 10 मैं पैसेजेस को सॉल्व करती थी, तो उससे क्या है, एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है। अलॉन्ग विद दैट आई यूज्ड टू कीप डूइंग माय मैथमेटिक्स क्वेश्चंस, ताकि सीसेट में ना रहे, उसमें दुख होता है जब फेल होते हैं तो। ओके, सो मैम जैसे कि आपने प्रीलिम्स मेंस के बारे में बताया, तो मैम मेंस में स्पेशली आंसर राइटिंग करनी होती है, टेस्ट सीरीज देनी होती है, तो वो मैम आप कैसे करते हैं? बेसिकली क्या था कि टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत कॉस्टली आती है, तो अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी का इशू था, तो उसकी वजह से मैंने प्रीलिम्स से पहले कभी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी थी। और आई थिंक ये इशू बहुत से बच्चों को रहता है कि टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत महंगी आती है, तो वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो मैंने पर्सनली प्रीलिम्स के बाद क्या किया था कि मैं टॉपर्स की जो आंसर कॉपी होती थी उसमें से क्वेश्चन नोट डाउन कर लेती थी और उनके आंसर्स खुद लिखती थी। फिर खुद से ही मैं मैच करती थी, और फिर मैं देखती थी कि ओके कितना कंटेंट मैच कर रहा है, कितना मैच नहीं कर रहा, और आई यूज्ड टू चेक इट बाय माई सेल्फ। क्योंकि मैं खुद अकेले घर पे रह के प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरा कोई पीयर ग्रुप नहीं था जिनसे मैं चेक करवा लूँ या फिर उनके साथ मैं आंसर राइटिंग कर लूँ। तो आई थिंक इस तरह से मैंने टॉपर्स कॉपी का यूज़ किया था, क्योंकि वो भी टेस्ट सीरीज होती है, तो उनके क्वेश्चंस मैं ले लेती थी। जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया तब मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, और वो भी मैंने सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट लगाए थे, क्योंकि अगेन दैट अफोर्डेबिलिटी इशू वॉज देयर। तो जब मैंने फुल लेंथ टेस्ट लगाए, ऑलमोस्ट 8 टेस्ट फॉर द जीएस एंड 4 फॉर द ऑप्शनल, तो उसमें ही मैंने अपना
टेस्ट एंड ट्रायल मेथड अपनाया था कि ओके ये चीज़ काम कर रही है, ये चीज़ काम नहीं कर रही है। और 5 टेस्ट लिखने के बाद छठे टेस्ट में मुझे समझ में आया कि मेरा जो फ्लो चार्ट वाला चीज़ है वो बहुत नेचुरल है मेरे अंदर, और मैं उसी को मैंने अपनाया था, क्योंकि बच्चे सर पैराग्राफ में भी लिखते हैं, पॉइंट्स में भी लिखते हैं। तो आई रियलाइज उस चीज़ में कि मेरे को पैराग्राफ फॉर्म जो फ्लो चार्ट फॉर्म है वो बहुत नेचुरल आ रहा था, और आई थिंक मेरे मार्क्स भी उसमें बहुत इंक्रीज हुए एकदम से टेस्ट सीरीज में, और वही चीज़ मैंने यूपीएससी में रेप्लिकेट किया और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए उसमें। ओके, सो मैम जैसे कि आपने बताया था कि आपके सेकंड अटैम्प्ट में, आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी, तो मैम आपने अराउंड 1 या 1.5 साल पढ़ा है मैम, तो इतना सारा सिलेबस होता है मैम यूपीएससी का, और इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, तो क्या मैम सारी बुक्स, जैसे लक्ष्मीकांत है तो एक एक पेज एक एक लाइन पढ़ी है आपने सारी बुक्स को, या फिर कुछ सिलेक्टेड उसमें भी पढ़ा है मैम? सर जैसे कुछ बुक्स होती है अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत फॉर द पॉलिटी, इकोनॉमी के लिए 11th और 12th की एनसीईआरटीज़, ज्योग्राफी के लिए जो एनसीईआरटीज़ है, मेरा खुद का ज्योग्राफी ऑप्शनल था, पर फिर भी मैं एनसीईआरटीज़ जो होती है ज्योग्राफी की, आने के बाद भी मैं उनको दोबारा पढ़ती थी प्रीलिम्स के लिए। जैसे नॉर्मल बच्चा रिवाइज करता है वैसे ही मैं उनको रिवाइज करती थी, इवन आफ्टर हैविंग अ ज्योग्राफी का ऑप्शनल। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मैं उसको लाइटली नहीं ले रही थी। इसके अलावा स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, ये बुक्स ऐसी है जो प्रीलिम्स के लिए वर्ड टू वर्ड पढ़नी है। इसमें देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेते हैं और कहीं से भी पूछ लेते हैं, तो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए एक वाइडर पर्सपेक्टिव चाहिए आपको, जो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मेन थिंग इज कि उसको बार बार रिवाइज करो। मैंने अपनी बुक्स को बहुत बार रिवाइज किया था, लाइक मैंने लक्ष्मीकांत को आई थिंक अराउंड 30 बार तो कम से कम कर रखा है मैंने उसको, 30-35 बार। तो आई थिंक वो चीज़ एक मेन फैक्टर हो जाता है कि आपको आते हुए भी आप उसको रिवाइज कर रहे हो, ऐसे आप याद कर पाते हो चीज़ों को। राइट मैम, जो करंट अफेयर्स है, तो मैम करंट अफेयर्स को कैसे किया आपने? द मेन थिंग इज कि आज के टाइम पे बच्चे ना करंट अफेयर्स के रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, right. और बच्चे हर डायरेक्शन में जा रहे हैं कि ओके ये वाला भी ले लेता हूँ, या फिर ये वाला भी ले लेती हूँ। नहीं, आप ना अगर करंट अफेयर्स है तो उस पर स्टक कीजिए, एक कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल फॉलो कीजिए। न्यूज़पेपर तो हमें अपने साथ में रखना ही रखना है, वो तो बिल्कुल मेन हो जाता है। वो हेल्प करता है आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस होते हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए। ये नहीं है कि वो आपको डायरेक्ट फ़ायदा करेगा, इनडायरेक्टली न्यूज़पेपर फ़ायदा करता है। उसके अलावा मैंने पर्सनली जो विजन आईएएस की बुकलेट आती है PT 365 की प्रीलिम्स के लिए, मैं उन पे स्टक रही थी कि मुझे सिर्फ यही करनी है, इसके आगे इसके अलावा कोई और रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना है। तो आई पर्सनली यूज्ड न्यूज़पेपर एंड PT 365, और मैं आप लोगों की भी यही सजेस्ट करूँगी कि रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए प्लीज़। ओके, सो मैम जैसे कि आपने बताया था कि आपने कोचिंग ली थी बट आप कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, तो मैम आपको क्या लगता है कि सिविल सर्विसेज जो प्रिपरेशन है इसमें कोचिंग का रोल है, या फिर आप सेल्फ स्टडी करके भी क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि मैम आपने थोड़ा ही किया फिर देन आपने सेल्फ स्टडी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एग्ज़ाम है ये सेल्फ स्टडी का ही है मेनली। आप अपने आप को जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतने टाइम में आपको रियलाइज़ होगा कि ओके मैं यहाँ पे कमज़ोर हूँ, मुझे इस एरिया पे वर्क करना चाहिए कि नहीं। कोचिंग से ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट आई पर्सनली फील कि रिसोर्सेज यूट्यूब वगैरह पे, नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो वेबसाइट होती है उन पे इतने सारे अवेलेबल है आज के टाइम पे, और टॉपर्स इतने टॉक्स दे रहे हैं यूट्यूब पे। अगर हम उनकी हेल्प ले तो आई थिंक कोचिंग की आज के टाइम पे ज़रूरत नहीं है। और कोचिंग में फाइनेंशियली सर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है ना कि जो पर्सन होता है वो अगर मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा है तो आई थिंक कहीं ना कहीं उसको बहुत हिट करता है। सेम केस वॉज विद मी, जब मैंने ज्वाइन करी थी और मैं वहाँ पे रही थी राजेंद्र नगर में। मुझे याद है मेरा फाइनेंशियली इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ था कि मुझे खाना सिर्फ एक टाइम पे लगवाया था मैंने, तो डेली मैं सिर्फ एक टाइम खाना खाती थी ताकि पैसा उस तरफ खर्च ना हो। तो ये एक वही होता है कि हम ट्राई करते हैं कहीं ना कहीं से पैसा बचे। तो अगर आप कोचिंग का पैसा सेव कर सकते हो और उसको अपनी हेल्थ पे यूज़ करो तो आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर थिंग टू डू। ओके, सो देन मैम एक और बात आती है, जो गर्ल्स एस्पिरेंट है स्पेशली, उनके साथ क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं? फिर आपके सामने कोई चैलेंजेस आए प्रिपरेशन के दौरान यूपीएससी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी एग्जाम की प्रिपरेशन होती है और इसमें अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है कि हो भी जाएगा नहीं भी हो जाएगा, देन अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना कि नहीं हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। आई थिंक दो इश्यूज़ जो मैंने फेस किया और मुझे लगता है कि और भी वुमेंस गर्ल्स स्टूडेंट्स फेस करती है, वो होता है एक तो अंडर एस्टिमेशन।
मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया है। मुझे लगता है कि जो मेरा एरिया है जहाँ से मैं आई हूँ, मैं अपने गांव से सर पहली IAS हूँ, तो उसमें ये भी चीज़ है कि वो बहुत बड़ी बात है उनके लिए। पर जैसा मैंने देखा कि कोई भी लड़की एम्प्लॉयड नहीं है मेरे गांव में, मेरे खुद के परिवार में बहुत कम वुमेन्स एम्प्लॉयड है, तो एक ना अंडर एस्टिमेशन वाला फैक्टर आता है कि मैंने खुद को अपनी प्रिपरेशन में बहुत अंडर एस्टिमेट किया कि मैंने ये बहुत बड़ा सोच लिया यार, मुझसे ये कभी नहीं होगा। बट आई कंटिन्यूड माई मेहनत, मैं मेहनत करती रही अपनी उस चीज़ में। दूसरी चीज़ ये होती है कि सिंस UPSC टाइम टेकिंग है, कम से कम 2 साल लगते हैं। 1 साल तो प्रिपरेशन करने में, दूसरा साल जो साइकिल है एग्जाम का वही है पूरे 1 साल का, तो प्रीलिम्स देन मेंस एंड देन इंटरव्यू। तो उस चीज़ में क्या होता है, लड़कियों को एक टाइमलाइन दे दी जाती है कि आपकी मैरिड टाइमलाइन की, इस टाइम पे आपकी शादी कर दी जाएगी, उससे पहले आप कर सकते हो तो वो कर लो। तो आई थिंक वो प्रेशर हमेशा दिमाग में रहता है लड़कियों के में कि ओके इतने सिर्फ हमारे पास इतना टाइम है, उसमें हमें निकालना है। तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं हमारा जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो इंक्रीज कर देता है। तो आई थिंक इसीलिए गर्ल्स कैंडिडेट जो है वो कंपैरेटिवली कम सिलेक्शन होता है उनका, बट होपफुली वो अब इंक्रीज कर रही है। लास्ट ईयर बहुत सारे गए थे, इस साल बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं, एंड आई होप कि फ्यूचर में और ज़्यादा सिलेक्शन हो। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा कि मैम ने अपनी जर्नी को डिटेल में शेयर किया। सो आई होप कि इनकी जर्नी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।